जय हिंद दोस्तों। 5 अगस्त 2023 को मुखर्जी नगर नई दिल्ली में क्यों यूपीएससी एस्पिरेंट को जबरन डिटेन किया जा रहा था और क्यों 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स के बाद से ही जो यहाँ पे आंदोलन है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अभी जो है यहाँ पर रिटर्न किया जा रहा है। इधर दिखाइए इधर। अभी देखिए स्टूडेंट्स को कैसे रिटर्न किया जा रहा है। आइए इससे पहले हम यूपीएससी का इतिहास जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सिविल सर्वेंट को कंपनी के डायरेक्टर द्वारा नॉमिनेट किया जाता था और लंदन के हेल्बरी कॉलेज में उनको ट्रेन किया जाता था कि ये आईएएस मतलब एक पोस्ट के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं, और फिर इनको वहाँ से ट्रेन करने के बाद यहाँ पे इनको इंडिया भेजा जाता। जैसे कि अभी ट्रेन किया जाता है लपासना में जो कि मसूरी उत्तराखंड में, उसी प्रकार से इनको पहले हेल्बरी कॉलेज में लंदन में इनको ट्रेन किया जाता था। इनका जो सिलेबस था, इनका जो एग्जाम पैटर्न का सिलेबस था वो कुछ इस तरह का था, क्योंकि इनको सिर्फ यूपीएससी को जो यूरोप वाले थे वही इनको क्लियर कर सकते थे। जो इंडिया वाले थे उनके लिए इससे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। इन सभी ने भारतीय एस्पिरेंट इंडियन एस्पिरेंट के लिए मुश्किलें बढ़ा दी थी, क्योंकि ये सिलेबस एक कहीं ना कहीं पक्षपाती रूप में था, जो कि अपने यहाँ पे यूरोपीय ब्रिटिश कालीन सरकार थी उनकी तरफ ही इनका पक्षपात था। ये मुश्किलें वैसे ही थी जैसे कि अभी सीसेट और लैंग्वेज बैरियर के कारण हिंदी मीडियम और जो नॉन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और नॉन टेक्निकल बंदे उनको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, जो कि यहाँ पे यूपीएससी के बाद 2023 के बाद देखा जा रहा है। इन सभी के बावजूद 1864 में यहाँ पे जो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, यहाँ पे सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये यहाँ पे इंडिया के फर्स्ट सिविल सर्वेंट बन जाते हैं। और इसी के बाद यहाँ पे जो 1922 के बाद से यहाँ पे इंडिया में इसकी सिविल सर्वेंट एग्जाम कंडक्ट करने स्टार्ट हो गए। और यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जाम होता था यहाँ पे इलाहाबाद में हुआ, तो इसके बाद यहाँ पे इसको शिफ्ट करके दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के सेक्शन 96C के इसमें दिया गया है। और यहाँ पे जो ली आयोग है, ली कमीशन, उसमें एक सिफारिश की गई है कि भारत में फर्स्ट लोक सेवा आयोग स्थापित किया जाए, जो कि 1 अक्टूबर 1926 को यहाँ पे लागू होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक फेडरेशन के लिए एक लोक सेवा आयोग और एक हर प्रांत के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए, जो कि यहाँ पे 1937 के बाद से ही यहाँ पे इसको FPSC नाम दिया गया, यानी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और यहाँ पे इसे 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद से ही यहाँ पे इसको यूपीएससी नाम दिया गया, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नाम दिया गया, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब आते हैं मुद्दे पे कि यहाँ पे सीसेट की कंट्रोवर्सी क्या है कि जो इतना बड़ा कुटी है। यहाँ पे कुछ दिनों से कुछ महीनों से यहाँ पे जो यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स हुआ था 28 मई को, उसके बाद से यहाँ पे जो यहाँ पे कंट्रोवर्सी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती गई है। यूपीएससी में सीसेट को 2011 में इंट्रोड्यूस किया जाता है। यूपीएससी यहाँ पे 2011 से 2014 तक यहाँ पे मेरिट तय करता था, जो कि सीसेट भी एक बहुत बड़ा रोल होता था, क्योंकि यहाँ पे जो टेक्निकल बैकग्राउंड से बंदे आते थे उनके लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता था। तो यहाँ पे जो नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था, क्योंकि उनको जो यहाँ पे मेरिट तय करनी होती थी, तो उस हिसाब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बनता था उनके लिए। जैसे कि यहाँ पे सीसेट में बात करो तो यार यहाँ पे सीसेट में आपको ट्रांसलेशन में एरर देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे स्टील प्लांट को बोलते हैं कि इस्पात खंबा, यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे कि उनको ट्रांसलेशन हिंदी में बहुत ज़्यादा बेकार था। हम लोगों ने सीसैट का जो मुद्दा उठाया था उसमें मूल समस्या सीसैट ही है। श्रीमान आपको उदाहरण मैं दूं, इंग्लिश का जो हिंदी में ट्रांसलेशन होता है, अब आप शब्द सुन लीजिए, नॉर्थ पोल को उत्तरी खंबा, स्टील प्लांट को लोहे का पेड़, लैंड रिफॉर्म को अर्थव्यवस्था में सुधार, ब्लैक होल को काला छेद और टैबलेट कंप्यूटर को गोली कंप्यूटर। श्रीमन आप समझ लीजिए, अगर अंग्रेजी का ये हिंदी ट्रांसलेशन करके
हिंदी भाषा लोगों के साथ न्याय करने की बात कर रहे हैं। हम खाली हिंदी के समर्थक नहीं है, सभी भाषाओं के समर्थक है। जितनी राष्ट्रीय भाषा है सबको कम से कम इसमें प्राथमिकता। सीसेट के ट्रांसलेशन के साथ ही यहाँ पे यूपीएससी के खिलाफ आंदोलन की आगे भड़क उठी और यहाँ पे 2014 में यहाँ पे आपको फिर मुखर्जी नगर में यहाँ पे दिल्ली में यहाँ पे जो पुलिस वैन थी, पुलिस की गाड़ी थी, उसको यहाँ पे जला दिया गया था, यहाँ पे टॉर्च आउट कर दिया गया था। यहाँ पे जो एस्पिरेंट की डिमांड थी वो यहाँ पे फर्स्ट डिमांड ये थी कि यहाँ पे जो इंग्लिश को सीसेट में शामिल नहीं किया जाए। और 24 अगस्त 2014 को यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने यहाँ पे इसको सीसेट में से इंग्लिश को हटाने के लिए राजी हुई, क्योंकि उनको लगता था कि ये इंग्लिश सब्जेक्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अर्बन यहाँ पे शहरी लड़की थी उनके लिए यहाँ पे पक्षपाती था। 2015 में यहाँ पे GS2 को यहाँ पे क्वालिफाइंग पेपर बना दिया जाता है यहाँ पे, यानी कि 33% मिनिमम क्वालिफाइंग पेपर करना पड़ता है सीसेट में। यहाँ पे आपको 33% आएंगे तभी आपको यहाँ पे जो क्वालिफाइंग होगा। और यहाँ पे जो यूपीएससी थी यहाँ पे नए पैटर्न के साथ, एक न्यू चेंजेस के साथ यहाँ पे आती है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो GS2 है, यहाँ पे GS2 को यहाँ पे 33% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं। इसके बाद आपकी यहाँ पे GS1 की, यानी कि जो GS प्रीलिम्स में GS1 होता है उसकी यहाँ पे कॉपी चेक होती है। और कॉपी चेक होने के बाद यहाँ पे अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो, यहाँ पे प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो जाती हो, उसी के बाद आपको यहाँ पे जो मेंस में लिखने को मिलता है, यहाँ पे जो क्वालिफाइंग पेपर्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको जो यूपीएससी में मेंस होता है उसका एक कुछ क्राइटेरिया होता है कि इससे आपके मेरिट तय होती है। तो उसी से पहले अगर आप मेंस में जो यहाँ पे पेपर 1 और पेपर ए और पेपर बी के बारे में बात करने वाले हो, तो उसमें क्या होता है कि जो आपके लिए वो क्वालिफाइंग पेपर होता है, जो पेपर ए बोलते हैं उसको बोलते हैं इंग्लिश वाला कंपल्सरी इंग्लिश पेपर। और उसके बाद जो पेपर बी होता है उसको बोलते हैं यहाँ पे इंडियन लैंग्वेज। यहाँ पे जो अपनी जो 22 भाषा है, यहाँ पे लैंग्वेज इंडिया के 22 लैंग्वेज हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है, यानी कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू, यहाँ पे बहुत सारी बंगाली इत्यादि जितनी भी भाषाएं हैं उनके बारे में बात की गई है। इन क्वालिफाइंग पेपर्स के बाद मेंस में आपको यहाँ पे करना पड़ता है GS1। उससे पहले आपको एक ऐसे देना पड़ता है, उसके बाद आपको यहाँ पे GS1, 2, 3 एंड 4 जनरल साइंस 4 तक देना होता है। उसके बाद आपके 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं, जो कि आप एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेते हो, उसी में से आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछी जाती है उसमें से। और उसके बाद आता है लास्ट स्टेज आती है यहाँ पे इंटरव्यू के लिए, यानी कि आप इसको पीटी भी बोल सकते हो। इनसे जो पीटी और यहाँ पे मेंस है उन दोनों को मिला के आपके जो मेरिट तय की जाती है, उसी से आपकी चयन प्रक्रिया पूरी होती है। यहाँ पे जो पीटी है इस पे भी कभी ना कभी ये पीटी पे सवाल खड़े किए गए कि इस पे नॉन ट्रांसपेरेंसी, यानी कि इस पे कोई पता नहीं चलता कि यहाँ पे जो जातिवाद के ऊपर भी यहाँ पे बहुत बार इंटरव्यू में कम नंबर दिए जाते हैं, यहाँ पे नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। और यहाँ पे जो लैंग्वेज बैरियर है उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से उनको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो। हम अपनी बात जारी रखते हैं कि क्यों रीजनल लैंग्वेज यहाँ पे उनमें कमी देखी गई है, और जो यहाँ पे इंग्लिश बैकग्राउंड वाले बच्चे थे उन्हें यहाँ पे निरंतर वृद्धि देखी गई है। 2011 के बाद से ये पैराग्राफ लगभग बढ़ता गया है। इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा फैसला होता गया है कि यहाँ पे जो इनके ग्राफे बढ़ता है। यूपीएससी के नए चेयरमैन यहाँ पे डॉक्टर मनोज सैनी के बारे में बहुत ज़्यादा एलिगेशन लग चुके हैं कि वो एक पक्षपात के रूप में काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे उनके ऊपर बात बताई गई है कि वो बीजेपी और आरएसएस से रिलेट करते हैं। मनोज सोनी जी का क्लोज संबंध रहा है बीजेपी और आरएसएस के साथ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद, उन्होंने ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं सिन्हा जी की अपॉइंटमेंट पर। उन्होंने पूछा है क्या इससे कॉम्पिटेंट लोग नहीं थे इस पोस्ट के लिए। सीसेट जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें क्या होता है कि इस बार 2023 के प्रीलिम्स में यहाँ पे कैट और आईआईटी के यहाँ पे जो सीसेट में वो 45 प्लस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अनफेयर हो जाता है, क्योंकि जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से बंदे आते हैं और जो ग्रामीण इलाके से बंदे आते हैं और जो गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक
अन्य से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि उनको 10th जो यहाँ पे सिलेबस में बात की गई थी कि यहाँ पे आपको 10th लेवल तक की मैथ बेसिक की पूछी जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आर्ट्स वाले बंदे होते हैं वो यहाँ पे बेसिक से याद करते हैं और उसी के अनुरूप वो पढ़ाई करते हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पे जो 10th यहाँ पे जो आईआईटी और कैट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उससे क्या है कि एक अनफेयरनेस बढ़ती है। यहाँ पे सीसेट का लक्ष्य मेंटल एबिलिटी और स्किल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स को ढूंढना होता है। तो आप इसमें रीजनिंग भी डाल सकते थे, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग होते हैं यही कुछ रीजनिंग के टॉपिक होते हैं जो कि आपको रियल टाइम पे काम करते हैं। बट इस बार क्या हुआ कि जो यहाँ पे रीजनिंग के आए थे क्वेश्चन, वो आई थिंक 10 से ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं है रीजनिंग के। और यहाँ पे जो मैथ है वो मैथ के यहाँ पे 45 प्लस क्वेश्चन दिए थे, उसमें भी आपको ज़्यादातर आईआईटी लेवल क्वेश्चन मिलेंगे। सीसेट का एक पर्पज होता है वो यहाँ पे काफ़ी कम दिखाई दिया है, क्योंकि इसमें जो इस वर्ष का क्वेश्चन पेपर था वो एक साइंटिस्ट के तौर पर बनाया गया था कि आपको एक साइंटिस्ट खोजना है या फिर आपको ब्यूरोक्रेट बनाना है, क्योंकि आपको एक जनरलिस्ट चाहिए, स्पेशलिस्ट नहीं। यहाँ पे हमें सीसेट सिलेबस में 10th लेवल तक की मैथ बताई जाती है, और यानी कि मैथ में बेसिक न्यूमरेसी होगी जो कि 10th लेवल तक की होगी, यानी कि जिसमें डाटा इंटरप्रेशन, चार्ट, ग्राफ, नंबर सिस्टम इत्यादि जितने भी होंगे वो सब 10th लेवल तक ही होंगे। और इसी के साथ इसमें लगातार 3 केस किए जाते हैं, यूपीएससी के खिलाफ 3 केस किए जाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट केस के बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगा। 8 जून 2023 को कैट में सिद्धार्थ मिश्रा से यूपीएससी मामला आता है। इसमें जो यहाँ पे आर्गुमेंट दिया गया था सिद्धार्थ मिश्रा से यूपीएससी के मामले कैट में दिया गया था, उसमें ये बात कही गई थी कि जो इस वर्ष का पेपर है वो यहाँ पे आईआईटी लेवल, मतलब जो यहाँ पे सिलेबस है उसको ब्रीच करता है। तो यार यहाँ पे जो आईआईटी लेवल थे वो आईआईटी और केट लेवल के क्वेश्चन दिए गए थे, जो कि यार आपको कहीं से भी 10th लेवल के नहीं दिख रहे थे। मतलब आप 10th लेवल के है ही नहीं हो तो आप कैसे कर सकते हो। एक आर्ट्स वाले बंदे के लिए वैसे में तो बहुत बड़ा फोबिया होता है। यहाँ पे 3 अगस्त को कैट का ऑर्डर जारी होता है, उसमें कहा जाता है कि एक देश के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट को अगर 10th प्लस 12 लेवल के जो मैथ दे दी जाए तो उसमें क्या ही फर्क पड़ जाएगा। मतलब लिटरली ये बहुत ही ज़्यादा बकवास वाली बात है, क्योंकि एक बंदा जो 11th 12th 10th के बाद से 11th और 12th आर्ट्स बैकग्राउंड से करता है, यानी कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से करता है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक मैथ एक वैसे बहुत बड़ा फोबिया है। अगर उसको मैथ अच्छी से आती तो आर्ट्स क्यों लेता, मानो आर्ट्स नहीं लेता, वो आर्ट्स के अलावा वो मैथ ही लेता, क्योंकि मैथ में बहुत ज़्यादा स्कोप भी है, वो भी जानता है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देने वाला हूँ कि यहाँ पे जो हनुमंत लाल पटेल जो दृष्टिबाधित दिव्यांग है, उनके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि जो दृष्टिबाधित होते हैं उनको केवल 8वीं तक ही मैथ पढ़ाई जाती है, और आप उनसे एक उम्मीद लगाए बैठे हो कि वो एक आईआईटी लेवल तक के क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, कैट लेवल तक के क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो ऑलरेडी इतना स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ से रोजाना। आप लोगों की कट ऑफ भी जो 33% है सीसेट में उतनी ही है? यस मैम, हमारे जीएस में कट ऑफ में तो मैम पेपर के लेवल के हिसाब से कम ज़्यादा होता है, लेकिन सीसेट में इक्वली कट ऑफ हम लोग का होता है। अगर जनरल कैंडिडेट जो देख सकता है वो उसको 67 नंबर लाने हैं, तो कितने में से? 67 नंबर आउट ऑफ 200 मार्क्स में 67 जनरल कैंडिडेट को भी लाना है और उतने ही मार्क्स हमें भी लेके आना है मैम। और यही बात संविधान में कही गई कि जो यहाँ पे आर्टिकल 16 है उसमें कहा गया है कि यहाँ पे आर्टिकल 16 की बात की जाती है, तो उसमें आर्टिकल 16 में यहाँ पे सेक्शन 1 लिखा गया है कि देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट, यानी कि सभी नागरिकों को यहाँ पे रोजगार में समान अवसर दिए जाए। बट यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो हनुमंत लाल जैसे ब्लाइंड और यहाँ पे जो विकलांग दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको यहाँ पे समान अवसर नहीं दिया जा रहा है, जो कि एक आर्टिकल 16 का वॉल्यूशन करता है। और कैट में कहा जाता है कि जितने भी उम्मीदवार हैं वो सभी असफल हुए हैं। और यहाँ पे कैट द्वारा कहा जाता है कि हमें यूपीएससी पे पूरा भरोसा है, एक को संवैधानिक निकाय होने के साथ साथ उस पर पूरा भरोसा है कि वो एक एकेडमिक एक्सपर्ट द्वारा पेपर को सेट करवाती है।
और उनकी इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता और नॉलेज पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है, और जिसको न्यायसंगत और पारदर्शिता के साथ सिविल सर्वेंट चयन के लिए जाना जाता है। यदि इस मामले को एक्सपर्ट कमेटी के लिए भेजा जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि यूपीएससी का जो सीसेट वाला पेपर था उसमें कई कमियों से भरपूर था और समीक्षा की मांग करता है। यहाँ पे जो कैट द्वारा कहा जाता है कि जो यहाँ पे 33% कट ऑफ है, यहाँ पे जो मिनिमम कट ऑफ है उसको बढ़ाकर 50% कर देना चाहिए। क्या मतलब है इसका? भाई इसमें मतलब 33% में ही बहुत ज़्यादा पसीने आ जाते हैं बंदों की, और आप बोल रहे हो कि 50%, तो ये अनफेयरनेस आप क्यों कर? और यही सिद्धार्थ मिश्रा और यूपीएससी वाले केस को यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट में भेजा जाता है, और यहाँ पे 22 अगस्त 2023 को इस केस को डिसमिस कर दिया जाता है कि जो यहाँ पे सी सेट में मैथ पूछी गई है उसमें तो बिना फॉर्मूले यूज के भी की जा सकती थी। और यहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट दिया गया था यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कि आउट ऑफ सिलेबस के आधार पर कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। और यहाँ पे थर्ड आर्गुमेंट था कि अगर यहाँ पे जो सी सेट में मैथ अगर 11th और 12th क्लास की थी, एनसीईआरटी के ऊपर थी, तो हम जो एकेडमिक एक्सपर्ट है उनके खिलाफ नहीं जा सकते। और इसी के साथ जो यहाँ पे दूसरा केस पिटीशन फाइल कर दी जाती है यहाँ पे हिमांशु कुमार और से यूपीएससी, इस मामले में बताया जाता है कि जो यहाँ पे GS1 उसमें कितनी कमियां देखी गई इस वर्ष में, और यहाँ पे जो सीसेट है उसमें, बट जो ये ऑर्डर था उसको 2 अगस्त से ही रिजर्व कर दिया गया है, और इस पे अभी तक भी डिले, कोई डिसीजन नहीं है, ना तो इसको रिजेक्ट किया गया है ना कुछ, और इस पे कुछ फाइनल ऑर्डर नहीं है अभी तक। यहाँ पे तारीख ही मिल रही है। तो क्या अब इसको मेंस होने के बाद ही जारी करोगे? यहाँ पे थर्ड केस था यहाँ पे संतोषी देवी वर्सेज यूपीएससी, इसमें बताया गया है कि जो आंसर की होती है उसमें कितना डिले किया जाता है, बट जो यहाँ पे यूपीएससी प्री 2023 से पहले यहाँ पे पार्लियामेंट कमेटी की 112वीं रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें रिपोर्ट में पैनल ने सिफारिश की है कि यूपीएससी सीएससी के एग्ज़ाम में अर्बन इंग्लिश मीडियम और रूरल नॉन इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट को समान अवसर देती है। तो यार यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाया जाता है यहाँ पे, और जो यहाँ पे सेकंड बात कही जाती है, सिफारिश की जाती है इसमें, तो यार ये है कि क्या प्री और मेंस एग्ज़ाम का मौजूदा पैटर्न सभी उम्मीदवारों को उनके बैकग्राउंड की परवाह किए बिना समान अवसर देता है। तो हमें पता है कि यार यहाँ पे जो 2023 वाला सीसेट का पेपर था ये 10th लेवल तो नहीं था, यहाँ पे 10th लेवल के नाम पे यहाँ पे आईआईटी लेवल, कैट लेवल दिए गए थे। और जो यहाँ पे बात होती है कि आयोग यहाँ पे एस्पिरेंट को परीक्षा की आंसर की को चुनौती देने के अवसर से वंचित कर रहा है, जो कि हमें साफ साफ पता है, क्योंकि यहाँ पे जो सभी एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम होता है उसी के बाद यहाँ पे 1 साल बाद आपको यहाँ पे आंसर की मिलती है, जो कि एक बहुत नाइंसाफ़ी वाली बात है। और यहाँ पे समिति सिफारिश करती है कि यूपीएससी के प्री के तुरंत बाद आंसर की जारी कर सकते हैं और आपत्ति उठाने की परमिशन दे सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा यहाँ पे कदम उठाया जाता है। यहाँ पे जो समिति है, पैनल है, वो यहाँ पे सिफारिश करते हैं कि परीक्षा के एग्ज़ाम को यहाँ पे 6 महीने के अंदर पूरा कंडक्ट किया जाए, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा यहाँ पे इस पेपर को वक्त लगता है होने में, क्योंकि यहाँ पे प्री मेंस और इंटरव्यू तक भी है, जो कि इसको 1 या 1.5 साल लगता है, 1.5 साल तो मिनिमम लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो बात कही जाती है कि एक जो यूपीएससी एजेंसी है ये सावधानी बरते कि यूपीएससी की आंसर की को फुल प्रूफ हो, यानी कि उसमें कोई एरर या मिस्टेक ना हो, और एरर या मिस्टेक हो तो इससे वो इनकार ना करे। हमें यहाँ पर 2022 में आंसर की में गलत आंसर मिले हैं, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को ड्रॉप किया गया था, जो कि एक एस्पिरेंट के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी वाली बात है। आपको पता भी है कि यूपीएससी में कितने एस्पिरेंट 1 या 2 नंबर से मेंस लिखते रह गए। तो इसमें आयोग की जिम्मेदारी है कि उन एस्पिरेंट्स को न्याय मिले। और अभी लेटेस्ट जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था, उसमें कहा गया था कि जो एस्पिरेंट है 2022 में गलत आंसर की वजह से रुके थे, उनको यहाँ पे न्याय जरूर मिलेगा, और उनको न्याय के तौर पे यहाँ पे जो 2024 में जो प्रीलिम्स होता है उसको देने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट मेन से दे सकते हैं। और यहाँ पे अगली बात है कि जो यूपीएससी प्री के बाद 3 अगस्त 2023 को
संसदीय पैनल की 131वीं रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें कहा जाता है कि पहली बात है कि पिछले कुछ वर्षों में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के माध्यम से चुने गए 70 से 75% एस्पिरेंट टेक्निकल और मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, जो कि एक सच बात है क्योंकि इन दोनों के बैकग्राउंड से ज़्यादा बंदे आते हैं यहाँ पर सेलेक्ट होके। और मेरे ओपिनियन में देखा जाए तो टेक्निकल और मेडिकल स्टूडेंट फाइनेंशियल स्टेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट एक ग्रामीण आवासीय एस्पिरेंट जिसे भ्रष्टाचार, एथिकल, मोरालिटी की परिभाषा याद हो तो वह सिविल सर्वेंट के रूप में इन प्रॉब्लम्स के बेसिक से काम कर सकता है। यहाँ पे पैनल ने सुझाव दिया है कि इससे मानव पूंजी, वित्तीय पूंजी और फिजिकल लॉस होता है, तो इन सभी को कम करने के लिए भर्ती प्रक्रिया को यहाँ पे 6 महीने के भीतर कराया जाना चाहिए, क्योंकि एक जो यहाँ पे 1 साल या 1.5 साल की इसकी प्रिपरेशन होती है एक एस्पिरेंट की, तो उसी में जो 1 साल तो उसका यहाँ पे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में हो जाता है। तो इससे क्या है कि एक फिजिकल लॉस होता है, इसी के साथ यहाँ पे मानव पूंजी का भी लॉस होता है। और इसी के साथ जो यहाँ पे बात की गई थी कि सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अपनाने का प्रस्ताव दिया है कि आगे जाके आप यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड पे आप यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करा सको। अब आइए चलते हैं कि एस्पिरेंट डिमांड की और जो कि एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। लेते हैं बच्चे, इस बार जो मैथ्स के क्वेश्चंस आए हैं, आईआईटी के बहुत सारे बच्चों ने ये कहा मुझसे, जो सिलेक्ट हो चुके हैं, उन्होंने ये कहा कि पेपर देख के हमारे होश उड़ गए। यूपीएससी सीएससी 2023 में सीसेट की कट ऑफ को 33% से 23% कम किया जाए, या फिर इसमें से जो 25 सीसेट में से जो 25 से अधिक क्वेश्चन आए हैं उनको ड्रॉप किया जाए, या फिर जो यहाँ पे जो प्रीलिम्स 2023 है उसको री एग्ज़ाम किया जाए। बात आती है यहाँ पे जो सेकंड डिमांड की। यहाँ पे सेकंड डिमांड होती है कि सीसेट को 2024 से हटाया जाए। यहाँ तक कि यूपीएससी के विजन डॉक्यूमेंट 2019 में भी सीसेट को हटाने का सुझाव दिया गया है, बट मेरे ओपिनियन में हमें सीसेट को नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि एक आईएएस को मैथ के दम पर ही पूरा लेखा जोखा कर पाता है कि कौन सा पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन सा पैसा कहाँ पे जा रहा है। वही इसको आईआईटी जो सीसेट है उसको अगर आईआईटी यहाँ पे कैट लेवल के कर देना एक बेवकूफ़ी बड़ा कदम है, जो कि एक मतलब नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे के लिए तो एक बहुत बुरा सपना है। यहाँ पे जो थर्ड डिमांड आती है कि कोविड-19 के एस्पिरेंट को एक अटेम्प्ट देना चाहिए, और ये सिफारिश संसदीय समिति की 112वीं रिपोर्ट में भी कहा गया है। और हम सभी जानते हैं कि कैसे हमने अपनों को कोविड में खोया था। अपनी ज़िंदगी में पहले कभी ऐसा नहीं देखा, मेरे को भी 10-12 साल हो गए यहाँ पे, तो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि इतनी जो है चिता यहाँ पे जली हों, इतनी डेड बॉडी आई हों। 15, 20, 25 इतनी बॉडी आती थी, और ये कोरोना काल आया, इसमें है 100-150 करीब बॉडी जलने लगी। India's second wave of COVID infections is subsiding, but the country just reported a record number of deaths. Here in rural communities, crematorium workers have been raising the alarm for weeks. पर ज़्यादातर जो बॉडी आ रही है वो तो अस्पताल से नहीं आ रही ना, अधिक करके तो बॉडी आ रही है, अब जो अधिक करके बॉडी आ रही है घरों से आ रही है। जी, जो यहाँ पे जो चौथी डिमांड है कि यहाँ पे फोर्थ डिमांड है कि GS1 के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाए, क्योंकि इसी पेपर में 47 क्वेश्चन के ऑप्शन अलग पैटर्न से थे, तो ये पेपर नॉलेज टेस्ट न होकर लक टेस्ट पे था। यहाँ पे आपके जो यहाँ पे कितना लक है उसके ऊपर निर्भर था। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 दी गई है कि झेलम नदी वुलर झील से होकर जाती है। सेकंड स्टेटमेंट है कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का निर्भरण करती है। स्टेटमेंट 3 गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं केवल 1, सेकंड ऑप्शन है केवल 2, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है केवल 3, और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कि केवल 4। यहाँ पे सीरियस एस्पिरेंट स्टेटमेंट 1 को और स्टेटमेंट 3 को सही मानेंगे, जो कि एक सही आंसर भी है। वही एक नॉन सीरियस एस्पिरेंट स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 को सही मानेगा, और दोनों एस्पिरेंट ऑप्शन केवल 2 वाला भरेंगे, बट सही तो सीरियस एस्पिरेंट वाले का सही है, तो दूसरे का तो सिर्फ एक तुक्का है। और यहीं पे दोनों खिलाड़ी एक ही मैदान में हो गए, तभी
ये GS1 तुक्केबाजी में गिना गया। और GS1 में क्वेश्चन इस टाइप से यहाँ पे सेलेक्ट किए गए थे कि एक जनरलिस्ट ना होकर स्पेशलिस्ट हो, जो कि इसी के लिए एक कहावत है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नॉन, यानी एयर सर्विस की डिमांड एक जर्नलिस्ट न होकर एक हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होने की डिमांड मांग रहा है, जो कि एक मेरे को नहीं लगता कि एक आपको स्पेशलिस्ट होना चाहिए, एक एक्सपर्ट होना चाहिए हर सब्जेक्ट में। तो ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। और यहाँ पे जो 5वीं डिमांड होती है कि यहाँ पे एज कैलकुलेट 1 जनवरी से ना करके 1 अगस्त से करते हैं। जो पहले 4 मंथ वाले होते हैं उनको यहाँ पे अटेम्प्ट में नुकसान होता है, क्योंकि उनका जो अटेम्प्ट होता है वो जो अगस्त के बाद वाले बच्चे होते हैं, एस्पिरेंट होते हैं, उनके बाद वाले एस्पिरेंट होते हैं, उनसे पहले उनका अटेम्प्ट गिना जाता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी वाली बात होगी यहाँ पे। और यहाँ पे जो आंसर की और OMR सीटें हैं वो टाइम पर जारी की जाए और गलत उत्तर को देने से बचें, जो कि एक हमें 2022 वाले आंसर की से लगता है, क्योंकि उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि जिन बच्चों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत की थी उनके 2 नंबर से रह गए थे। और इन सभी के साथ 7 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सिद्धार्थ मिश्रा वर्सेज यूपीएससी मामले को डिस्पोज कर दिया जाता है। यदि हम यूपीएससी को एक सेफ एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी मानते हैं तो शायद हम काफ़ी गलत हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो पटना लाइव में यूपीएससी सीएससी 2012 बैच के आईएएस शैलजा शर्मा और IRPS लिपिन राज, जो दोनों ही ब्लाइंड पर्सन हैं और विजुअली हैंडीकैप्ड कोटे से सिलेक्ट हुए हैं। बट ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि कैसे कोई व्यक्ति जिसको यूपीएससी के मेडिकल हॉस्पिटल सफदरगंज दिल्ली ने उनको विजुअली हैंडीकैप्ड अमान्य घोषित कर दिया है कि लेफ्ट एंड राइट आइज आर फाउंड इन नो मायोपिक डिजेनरेटिव विजुअल हैंडीकैप्ड लेस देन 40%, नॉट विजुअली हैंडीकैप्ड। फिर भी फाइनल रिजल्ट में यहाँ पे इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा यहाँ पे मतलब जो स्कैम होता है उसके बारे में बात की जा रही है कि इसमें धांधली हुई है, बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। आखिर क्यों और कैसे? यहाँ पे जो शैलजा शर्मा होती है वो यहाँ पे जनरल कैटेगरी से 4 अटैम्प्ट देती हैं, बट जो यहाँ पे 5वां अटैम्प्ट होता है वो यहाँ पे ब्लाइंड पर्सन के तौर पे देती है। बट हम मान सकते हैं कि एक जो एस्पिरेंट होता है वो ठीक है, मान सकते हैं किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है, हो सकती है। बट यहाँ पे ट्विस्ट मेन बात ये है कि वो जो अगर यदि वो बाद में ब्लाइंड पर्सन हुई थी तो उससे पहले वो क्या थी, क्योंकि उससे पहले वो एक एनिमल डॉक्टर थे, ठीक है। तो एक एनिमल डॉक्टर को आप जो ट्रेन है वो नहीं कर सकते, जो ब्लाइंड पर्सन एक एनिमल डॉक्टर है उसको आप ट्रेन नहीं कर सकती, ये तो साफ साफ लिखा हुआ है। आज दिन तक कोई भी ब्लाइंड पर्सन यहाँ पे एनिमल डॉक्टर नहीं बना है। तो यही था यहाँ पे मेन रीज़न कि कैसे एक जो नॉर्मल मैन था यहाँ पे जो ब्लाइंड पर्सन कैसे बना दिया जाता है, जो कि एक साफ साफ यहाँ पे सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है लेस देन 40% नॉट विजुअली हैंडीकैप। इन एस्पिरेंट ने पिछले कुछ महीनों से सरकार विपक्ष सभी से बातचीत की, बट इनको निराशा हाथ मिली, किसी ने कुछ भी मदद नहीं दी, सभी अपना यहाँ पे अपनी रोटी सब सेकना चाहते हैं। यहाँ तक कि शांति धरने से भी जानवरों की तरह इनको डिटेन किया जाता है। और मैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही पूछना चाहता हूँ कि क्या ये ब्रिटिश तानाशाह सरकार से कम है क्या, कि यही सरकार का अमृतकाल का न्याय है? धन्यवाद।